हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रिवेश सिंह। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब आप पूछेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है भाई इंपॉर्टेंट। आज का जो वीडियो इसमें आपके लिए बताने वाला हूँ, कैसे एक झूठ बोला गया है हमसे लंबे समय से, इतिहास की किताबों में चीज़ें लिख दी गई हैं। दुनिया में जो पश्चिमी देश हैं उन देशों ने ही दुनिया को सब कुछ दिया है, यानी कि भारत जो देश है उसके बारे में कोई भी जानकारी किताबों में नहीं मिलती है। जबकि दोस्तों सच्चाई उससे अलग है। सच्चाई ये है कि हमारे देश भारत ने ऐसी कई तरह की प्राचीन समय में महत्वपूर्ण विज्ञान की तकनीकें खोज निकाली थीं। ऐसी कई तरह की विज्ञान की तकनीकें हमारे यहाँ चलती थीं जिनको आज भी लोग मानते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, यही तकनीकें अरबों द्वारा, यही तकनीकें कई व्यापारियों द्वारा, यही तकनीकें आक्रमणकारियों द्वारा हमारे देश से ले जाई गईं और इनको विदेशों में जाकर विदेशी लोगों ने अपना ठप्पा लगाकर इन चीज़ों को दुनिया भर में फैला दिया और नाम हो गया कि ये सब विदेशों से मिला हुआ है, भारत ने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आज का जो टॉपिक है कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विज्ञान और तकनीकी खोजें। पहला पॉइंट आपके लिए बताता हूँ मैं यहाँ पर, वह है शून्य का विचार। तो दोस्तों शून्य के विचार से आप सभी लोग अवगत होंगे कि जो शून्य का कंसेप्ट है, मतलब जो जीरो यूज़ होता है गणित में, ये भारत से ही मिला हुआ है पूरी दुनिया को। तो शून्य जो अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आर्यभट्ट शून्य के लिए एक प्रतीक बनाने वाले व्यक्ति थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार है। और आप समझते भी हैं कि अगर शून्य नहीं होता दोस्तों तो शायद जो गणित है आज वो नहीं होता। हो सकता है कि शायद गणित में पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जो शून्य होता है दोस्तों वही हर चीज़ को पूरा करता है। तो आर्यभट्ट जो हैं इनके लिए क्रेडिट जाता है हमारे देश में, क्योंकि इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। और इन्हीं के माध्यम से अंक शून्य का उपयोग करके जोड़ और घटाव जैसे गणितीय कार्य शुरू हुए। दशमलव प्रणाली, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि सभी संख्याओं को 10 प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की सरल विधि जिसका नाम है दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली क्या होती है कि संख्याओं को व्यक्त करने के प्रतीक होते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति के मूल्य के साथ साथ एक पूर्ण मूल्य भी प्राप्त होता है। दशमलव अंक के कारण गणना की सुविधा तेज हुई। इस प्रणाली ने व्यवहारिक आविष्कारों के उपयोग को बहुत तेज और आसान बना दिया है। तीसरा हम बात करते हैं गणित में अंक प्रतीक की। अंक प्रतीक दोस्तों क्या है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये जानते हैं। तो भारतीयों ने 500 ईसा पूर्व में, अब आप समझ रहे हैं दोस्तों 500 ईसा पूर्व मतलब क्या है भाई, यार 2023 चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तब 2023 चल रहा है। और 500 ईसा पूर्व मतलब आप समझ रहे हो कि लगभग 2500 साल पहले 109 तक की संख्या के लिए विभिन्न प्रतीकों की प्रणाली तैयार हो चुकी थी हमारे देश में। और इस प्रणाली को उस समय जो अरब लोग थे जो हमारे देश से व्यापार करते थे, उनके द्वारा इन अंकों को उनके देश ले जाया गया। अरब लोग जो थे वो इन अंकों को हिंद अंक कहते थे। और सदियों के बाद इस अंक प्रणाली को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया गया। तो पश्चिमी लोग जो थे उन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट, अभी उन्होंने भी जो अंक हैं, जो भारतीय अंक, जो अंक प्रणाली है, इसको भी अपना नाम देकर और क्या किया, दुनिया में फैला दिया कि हमने दुनिया को अंक प्रतीक भी दिए हुए हैं। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। फिबोनाची संख्याएं, दोस्तों फिबोनाची संख्याएं जो है इसके पीछे कंसेप्ट बहुत ही गजब है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए फिबोनाची संख्याओं से मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी संख्याएं जो कहीं ना कहीं लोगों को लकी बनाती हैं। आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में भी आप कुछ खास अंकों को इम्पोर्टेंस देते हो। जैसे कोई 1 अंक को इम्पोर्टेंस देता है, कोई 2 को देता है, कोई 3 को, कोई 4 को, ऐसे लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फिबोनाची संख्याएं जो हैं उनका क्रम सबसे पहले भारतीय गणित में ही दिखता है दोस्तों। इसका उल्लेख किया हुआ है एक भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है पिंगला। तो इन्होंने छंद की संस्कृति परंपरा के द्वारा ये जानकारी दी दुनिया को। बाद में इन्हीं संख्याओं के निर्माण के तरीकों को कई दूसरे गणितज्ञ जिनका नाम है बृहंक, गोपाल और हेमचंद द्वारा भी दिया गया था। तो अब बात करते हैं बाइनरी नंबर। दोस्तों आप कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको इसमें ज़्यादा क्या ही बताऊं।
आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स में बाइनरी नंबर पर पूरा सिस्टम काम करता है। तो बाइनरी नंबर एक मूल भाषा है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इनमें दो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है एक संख्या, दूसरी होती है ज़ीरो। तो इनके एक सेट होता है और इन्हीं सेट को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बिट्स या फिर कहा जाता है बाइट्स। तो सबसे पहले ये जो संख्या प्रणाली है बाइनरी नंबर, इसकी जानकारी दी भारत के ही एक गणितज्ञ ने, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, नाम पिंगला ने। इनकी किताब थी, इस किताब का नाम था चंद्रहस्त्र। इसमें उन्होंने ये जानकारी दी। तो आप समझ सकते हैं ना कि बाइनरी नंबर हो गए, चाहे फिबोनाची संख्याएं हो गई, चाहे हो गई अंक प्रणाली, चाहे दशमलव प्रणाली, चाहे शून्य का विचार, गणित की ये जो इतनी सारी इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कि डिस्कवरीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट जो खोजें हैं, ये कहीं ना कहीं कहाँ से निकल के गई हैं दुनिया में दोस्तों? हमारे देश भारत से ही। तो हमें गर्व करना चाहिए हमारे देश पर, हमारे देश की संस्कृति पर, कि वाकई में ही हमारा देश दुनिया भर में एक विश्वगुरु रहा है, रहा था और रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, परमाणु का सिद्धांत। अब दोस्तों मैथ्स के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा साइंस की तरफ। तो ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं, ऐसी कौन कौन सी खोजें हैं जिनके बारे में हमको ये बताया जाता है कि ये हमको विदेशों से मिली हुई हैं। भारत के लोग कुछ नहीं जानते थे इस बारे में प्राचीन समय में, जबकि सच्चाई उससे उलट है, सच्चाई उससे परे है। तो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में कि प्राचीन भारत के उल्लेखनीय विज्ञानों में से एक थे कणाद। तो कणाद एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जॉन डाल्टन के जन्म से पहले परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर कणाद की बात चल रही है और जॉन डाल्टन का नाम कैसे आ गया? तो दोस्तों ये नाम मैंने इसलिए लिखा हुआ है इस पीपीटी में क्योंकि आपको एक क्लियरिटी हो जाए कि परमाणु का सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं, जो गणित जो साइंस के लोग होते हैं, जब वो पढ़ते हैं परमाणु का सिद्धांत, तो जॉन डाल्टन का नाम उनको पढ़ाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाया नहीं जाता बल्कि रटाया जाता है कि भाई जॉन डाल्टन जो है उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया। जबकि सच्चाई क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जॉन डाल्टन का जो जन्म हुआ उसके सदियों पहले कणाद थे हमारे देश में और उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ये है सच्चाई। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब होता क्या है परमाणु? तो परमाणु की तरह अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। तो उन्होंने क्या किया, परमाणु की तरह जो अणु हैं यानी कि छोटे छोटे जो कण हैं इनका अनुमान लगाया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये इनका अवधारणा थी। और उन्होंने ये भी बताया कि अणु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है कि अणु जब पूर्ण विश्राम अवस्था में चला जाए और दूसरा होता है कि अणु गति की अवस्था में चला जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पदार्थ के परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशिष्ट और सिंक्रोनाइज तरीके से द्विपरमाणुक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों आप समझ सकते हो जो है परमाणु के सिद्धांत से संबंधित। बात करते हैं 8वें पॉइंट की, यानी कि सूर्य सिद्धांत की। तो सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये पॉइंट वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सिंपल आप वहाँ पर टाइप कीजिए, सिंपल आप वहाँ पर देख सकते हैं IDO भारत हिंदी मीडियम BA फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था सूर्य केंद्र सिद्धांत के बारे में। तो प्राचीन भारत के गणितज्ञ अक्सर सटीक खगोलीय भविष्यवाणी के लिए जाने जाते थे और वह इन खगोलीय भविष्यवाणी में गणित का प्रयोग करते थे। सबसे महत्वपूर्ण थे दोस्तों इनमें से आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय और उस समय खगोल विज्ञान के मामले में आर्यभट्ट का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था, प्रचलित थे वो। अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टी में कहा है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर वह घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, यानी कि इसको ही कहा गया है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अब दोस्तों ये है सच्चाई, जबकि किताबों में हमको क्या पढ़ाया जाता है शुरू से ही कि पृथ्वी गोल है, धुरी पर घूमती है। ये कंसेप्ट किसने दिए? तो आपको बहुत सारे नाम बताए जाते हैं, गैलीलियो, कोपरनिक्स, इन लोग। जबकि उससे उलट क्या है दोस्तों, गैलीलियो कोपरनिक्स तो अभी के हैं, 200-300 साल पुराने, जबकि आर्यभट्ट हैं ये कितने साल पुराने, हज़ारों साल पहले के हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अंतर कि किस तरह चीज़ों को झूठ बोलकर, चीज़ों को बोल सकते हैं हम लोग की मिक्स करके हमारे सामने दिखाया गया है और हम सब उसको ही सच मानकर आज तक पढ़ रहे थे। तो दोस्तों IDO भारत सब्जेक्ट इसलिए आपके लिए नहीं दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में कि आप पास हों या आप अच्छे नंबर लाएं। देखिए अच्छे नंबर लाने के लिए तो कई सब्जेक्ट हैं, पास होने के लिए कई सब्जेक्ट। उनका कंसेप्ट ये है सरकार का कि आप समझ सको कि हमारे देश जो है इसकी संस्कृति क्या है। हमारे देश में विज्ञान, तकनीक,
हर मामले में हमारा देश बहुत अच्छा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं वुड्स स्टील की 9th पॉइंट की। दोस्तों आपने स्टील का नाम तो सुना ही होगा। स्टील जो कि लोहे की मदद से बनाया जाता है, तो इसमें यह दिया हुआ है कि हमारे यहाँ भी स्टील की प्रणाली थी और दुनिया में सेरिक आयरन, हिंदवानी और उक्कू इनको अलग नामों से जाना जाता था। दोस्तों हमारे की जो स्टील थी पुराने समय में इससे दमिश्क की तलवारें बनाई जाती थी। दमिश्क का मतलब सीरिया जो आज एक देश है, वहाँ पर दमिश्क उसकी कैपिटल है, तो उस समय दमिश्क का जो भी राज शासन रहा होगा वो इन तलवारों का प्रयोग करता होगा। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो चेरा राजवंश था तमिलनाडु में यानी कि साउथ इंडिया में, उनका बताया हुआ यहाँ पर कि वो लोग कैसे तैयार करवाते थे तलवारें। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भट्टी होती है उस भट्टी का नाम था चारकोल भट्टी। इसके अंदर क्रूसिबल में कार्बन की उपस्थिति में ब्लैक मैग्नेटाइट मतलब जो लोहा होता था उसको गर्म किया जाता था और उससे एक अच्छी क्वालिटी का स्टील तैयार किया जाता था। तो दोस्तों ये था स्टील के बारे में कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जिंक का गलाना। जिंक दोस्तों आपने सुना ही होगा, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं जिंक की परत, जिससे आपको पता होगा कि लोहे में क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। तो जस्ता को बनाने वाला भी हमारा देश ही है सबसे पहले। लंबे समय से हम इस विद्या को जानते थे, हमारे देश के लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे, इस टेक्निक का यूज़ करते थे। आगे लिखा हुआ है राजस्थान की जो तेरी घाटी है, यहाँ पर जवार नाम का एक स्थान है। दुनिया का यह पहला ज्ञात जस्ता लाने वाला स्थल है। इसलिए दोस्तों कई जी की किताबों में, कई जनरल साइंस की किताबों में, कई आपने सोशल साइंस की किताबों में ये पढ़ा होगा कि चांदी के मामले में आज भी राजस्थान जो है वो सबसे पहला स्टेट माना जाता है। तो ये जो तकनीक है ये 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और विज्ञान की दृष्टि से भारत में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है दुनिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोतियाबिंद सर्जरी की। तो दोस्तों 11th पॉइंट जो है वो हमसे बोलता है कि मोतियाबिंद सर्जरी भी हमारे देश में होती थी। क्या लिखा हुआ है कि कहा जाता है कि मोतियाबिंद सर्जरी जो है यह प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत द्वारा 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में की जाती थी। अब ये समझते हैं कि सुश्रुत इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते थे। तो क्या लिखा हुआ है कि आँखों से मोतियाबिंद को दूर करने के लिए उन्होंने लेंस को ढीला किया और मोतियाबिंद को दृष्टि क्षेत्र से बाहर धकेलना शुरू कर दिया और वो एक सुई का प्रयोग करते थे। इस सुई का नाम है जवामुखी सलका, इसको बोलते हैं आप घुमावदार सुई। इसके बाद पट्टी बांध देते थे वो आँखों पर जब तक कि आँख पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। सुश्रुत के जो सर्जिकल कार्य हैं दोस्तों बाद में अरबी भाषा में इनका प्रयोग किया गया, अनुवाद किया गया और अरबों के माध्यम से यह सारी जानकारी कहाँ पहुँच गई, पश्चिम दुनिया में पहुँच गई। मतलब जो आप देखते हैं ना, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इन सब जगहों पर पहुँच गई और फाइनली उन लोगों ने बहुत सारी किताबों को लिख दिया। लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारे वीडियो का आयुर्वेद। आयुर्वेद दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए। चरक की किताब का नाम है चरक संहिता। इसमें इन्होंने कई ऐसी दवाइयों के बारे में, कई ऐसे हम बोल सकते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में लिखा हुआ है जो यूरोप के लोग भी नहीं जानते थे। तो भारतीय चिकित्सा के पिता के रूप में चरक को जाना जाता है। अपनी पुस्तक में पाचन और प्रतिरक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले चरक ही पहले चिकित्सक थे। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके वीडियो क्लियर हुआ होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का इतना सा था कि आपको सिलेबस के साथ साथ ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि भारत ने दुनिया को क्या दिया हुआ है। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।